इफेक्ट हुआ। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई चीज ऐसे आ रही है और उसका भाई साहब उसके साथ वेलोसिटी भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको चेंज इन फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलता है। वी सी अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट स्पीड। ओके, तो द जनरल इक्वेशन फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट केसेस, ठीक है, आपका भाई साहब जनरल इक्वेशन है ये। ठीक है, कल हमने भाई साहब ये सारे इक्वेशन देखे थे, याद आ रहा है भाई साहब, एपरेंट वेवलेंथ, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अगर आपका है भाई साहब जनरल इक्वेशन फॉर द एपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट केसेस, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्या हो जाएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v प्लस वी नॉट अपॉन v। ठीक है, अभी इस प्लस के साथ भाई साहब माइनस वी एस आएगा। ठीक है, और और एपरेंट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस Vs। ठीक है, if both the source and the listener are moving in the same direction then we get, आपका भाई साहब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा, मतलब ये वाला है। देखो, अगर आपका सोर्स और लिसनर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब कैसा है, देखो ये समझ लो साउंड सोर्स है और ये लिसनर है, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो आपका भाई साहब एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी है भाई साहब ओरिजिनल वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मतलब इसकी, इसकी भाई साहब इसकी वेलोसिटी, और ये हो गया साउंड का, ये तो हो गया आपका साउंड का, और ये हो गया भाई साहब सोर्स का। ठीक है, वीएस। ठीक है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंटू वी प्लस वी नॉट वी माइनस वी एस। ठीक है, अगर तो ये वाला लिख लीजिए भाई साहब आपका, अगर हमारा भाई साहब बोथ, ये आपका भाई साहब लिसनर है और ये आपका भाई साहब सोर्स ऑफ साउंड है, source of sound is moving with a velocity vs, listener or observer is moving with a velocity of vo, both are moving in the same direction, then what will be your apparent frequency, it will be original frequency into आपका v vo upon v minus vs। ठीक है, यहाँ पे आपका v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, ये है आपका स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अगर दोनों भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, v प्लस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस, और अगर भाई साहब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये लिसनर है मूविंग विद वेलोसिटी वी ओ, ये आपका भाई साहब ऑब्जर्वर है। ठीक है, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी वी एस। ठीक है, अगर दोनों भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन ओ, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब v माइनस वी ओ अपॉन v प्लस वी एस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोथ आर मूविंग, तो देखो इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, दोनों भी अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वी वी ओ वी वी एस ऐसा होगा, एनओ रहेगा वी वी ओ वी वी एस ऐसा रहेगा। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इधर प्लस और इधर माइनस, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इधर माइनस इधर प्लस, इसीलिए देखो ऐसा लिखा गया है, प्लस माइनस माइनस प्लस, जब इधर प्लस है तो इधर माइनस, जब इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर प्लस कब है, जब वो दोनों भी भाई साहब आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इधर माइनस कब है, जब दोनों इसको याद रखो बस। ठीक है, ऊपर वाला प्लस कब होगा, जब भाई साहब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दो बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और ऊपर वाला माइनस कब होगा, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसको ऐसे समझो कि अगर आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे को पकड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक दूसरे को मीट करने में कम टाइम लगेगा, कम मतलब माइनस, ऐसे याद रख लो भाई साहब। ठीक है, तो v माइनस वी एस, ठीक है, v माइनस वी ओ अपॉन v प्लस वी एस। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बाकी सारा सब कुछ वही सेम रहेगा। इफ बोथ द सोर्स एंड द लिसनर आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन वी हैव एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v माइनस वी ओ v प्लस वी एस। ये तेरा सहारा तो नहीं लेगा यार दोस्त, तेरा फोन तो नहीं लिया उसने, हाँ तेरा फोन तेरे पास ही है ना, ओके ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्या वही क्या चालू क्यों नहीं हुआ।
ठीक है भाई साहब, आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी योर एपरेंट फ्रीक्वेंसी? तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई भाई साहब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू वी, आपका हो गया माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस इफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी कितनी? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू वी प्लस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस इफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सॉरी, ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, और ये आपका सेम डायरेक्शन में। हाँ हाँ, नीचे माइनस होगा, सॉरी, ये आपका नीचे माइनस, इधर माइनस उधर प्लस उधर माइनस। ओके ओके ओके। व्हेन बोथ द सोर्स एंड द लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, अगर अच्छा अभी तक हमने क्या देखा कि दोनों सेम लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, या तो एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं या तो ऐसे चिटक के मूव कर रहे हैं। अगर भाई साहब ये एक लाइन में मूव कर रहा है और ये दूसरे लाइन में मूव कर रहा है, तब क्या हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, so when the both the source and the listener are moving towards each other at different lines, the apparent velocity of sound wave related to the observer and the source must be the components of velocities along the line joining। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे ये आपका सोर्स है और ये भाई साहब आपका समझ लो यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हाँ, line join the source and the observer। Imagine that a police car is crossing the road by blowing horn। कौन सा है पुलिस कार भाई साहब? ये पुलिस कार, टू टू टा टू भाई साहब, ठीक है, is blowing the horn, okay, and a private car is approaching towards the police car from the other side। इधर से ये भाई साहब अप्रोच हो रहा है, ठीक है, ओके, as shown in the figure। Thus the police car acts as a source and the private car acts as the observer। तो आपका सोर्स ऑफ साउंड कौन है? द पुलिस कार विच इज ब्लोइंग द सायरन, एंड दिस इज बेसिकली द ऑब्जर्वर कार। ठीक है, दोनों भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ अलोंग द लाइन जॉइनिंग द प्राइवेट कार एंड द पुलिस कार द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पुलिस कार। तो आपका भाई साहब अगर ये पुलिस कार है, इस लाइन में इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? देखो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तो अगर V1 इधर है, लेट्स से ये वाला एंगल अगर θ1 है और ये वाला एंगल आपका भाई साहब θ2 है, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, दिस इज बेसिकली ट्रायंगल, ये 30 θ1 है और ये आपका θ2 है, ठीक है। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द प्राइवेट कार एंड द पुलिस कार द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार इज कितना हो जाएगा भाई साहब? आपका V1 cos थीटा। तो ये अगर V1 है तो इस लाइन में क्या हो जाएगा बोलो? V1 cos θ1, ठीक है, V1 cos θ1 एंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द अनदर कार, आपका भाई साहब ये V2 है, इसका इस लाइन में कितना हो जाएगा? V2 cos θ2। क्या ये समझ रहे हो? इस लाइन में हम दोनों कंपोनेंट्स को ला रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले सवाल में क्या था, ये आपका सोर्स है और ये आपका भाई साहब ऑब्जर्वर है, दोनों एक लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब इसका लाइन ये है और इसका लाइन ये है, अगर इन दोनों को एक लाइन में जोड़ना है तो इस लाइन के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। ये आपका जो लाइन है, ये अगर V2 है तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई साहब? V2 cos θ2। किस लाइन में? इस लाइन में। अगर ये भाई साहब आपका V1 है तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? V1 cos θ1। मतलब V1 cos θ1 इस तरफ, ठीक है, किसका भाई साहब? इसका कंपोनेंट पुलिस के कार का भाई साहब V1 cos θ1 हो गया और ऑब्जर्वर के कार का V2 cos θ2 हो गया अलोंग दिस लाइन। इज दिस अंडरस्टूड पीपल? ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब अभी क्या करना है? देखो वही सेम चीज है, आपका अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा बोलो? द एपरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका स्पीड क्या होगा भाई साहब? मतलब टाइम क्या होगा? घटेगा। घटेगा मतलब ऊपर होगा माइनस। तो क्या होता था? V माइनस वी एस, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी V माइनस वी एस अपॉन V प्लस वी ऑब्जर्वर, ठीक है। अरे हाँ सॉरी, ये आपका V ऑब्जर्वर और नीचे आपका V एस, ठीक है, V एस मतलब आपका V ऑफ द सोर्स, ठीक है, ओके। अभी हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ना भाई साहब। भाई साहब ये क्या, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं भाई साहब, ये अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? एन एस, ये हो जाएगा V माइनस V ऑफ ऑब्जर्वर। V ऑफ ऑब्जर्वर भाई साहब कितना है बोलो इस लाइन में? V2 cos θ2, है ना, V2 cos θ2। और यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका V, ये माइनस ऊपर प्लस होगा भाई साहब, if both the source and resistor moving in the same direction। यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया भाई साहब? और मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
ये क्या हो गया भाई साहब? 1 cos θ 1। ठीक है, ये वाला देखना पड़ेगा भाई साहब। Okay, in this case, the source emits a sound when the sound gets reflected by some object. किसी object से अगर reflect हो रहा है. In this case, the source emits a sound wave that hits an opaque surface and gets reflected from the surface back to the source. In case of the mentioned example, the car emits sound wave and is moving towards the house. The sound wave hits the wall and reflects. तो ये भाई साहब इस पे हिट करके रिफ्लेक्ट होगा। आपने अगर कभी देखा रहेगा, लेट्स से इफ यू आर मूविंग इन अ कार, फोर व्हीलर, बस, जो भी है, और यहाँ पे भाई साहब लेट्स से हाईवे का डिवाइडर है, ठीक है, आपको ऐसे डिवाइडर बीच बीच में ऐसे कटे हुए रहते हैं, है कि नहीं? ठीक है, आपको ऐसे आवाज सुनाई देगा, जू जप जप ऐसे आवाज सुनाई देगा, क्योंकि जब तक आप डिवाइडर के साथ चल रहे हैं, इस कार का रिफ्लेक्शन आपको सुनाई देगा, इस कार का इंजन आपको सुनाई देगा। जैसे ही बीच में गैप आएगा, वो साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, तो एक आवाज आएगा, जब फिर से जब चालू हो जाएगा, अगेन यू विल हियर इट, ठीक है। सो ऐसा कंटिन्यूअसली आपको सुनाई देता रहेगा। अगर हाईवे में आप जा रहे हैं और एक कंटिन्यूअस डिवाइडर है, डिवाइडर्स में बीच बीच में गैप्स होते हैं, उस गैप में जब से आवाज बंद हो जाएगी और फिर से जैसी आवाज चालू होगा तो वो आवाज चालू आपको सुनाई देगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब आपका जो साउंड का रिफ्लेक्शन है वो हार्ड सर्फेसेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। इन केस ऑफ द मेंशन्ड एग्जांपल, द कार एमिट साउंड एंड इज मूविंग टुवर्ड्स द हाउस, द साउंड वेव हिट्स द वॉल एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो साउंड वेव वॉल को हिट करके फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, बिफोर द रिफ्लेक्शन, the reflecting surface acts as a listener for the incident wave and experiences an apparent frequency. After reflection, the reflecting surface acts as the source. तो reflecting surface क्या हो जाएगा? It will act as a source. So the apparent frequency of the reflected wave acts as a source frequency to the actual source who receives the wave after the reflection. ठीक है? Frequency received by the wall. अभी wall तो भाई साहब आपका stationary है, आपका क्या होता है भाई साहब frequency n, ये क्या होता है v minus velocity of भाई साहब ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी, सॉरी प्लस, और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो ये तो भाई साहब आपका जीरो है क्योंकि ये तो आपका वॉल स्टेशनरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस बी एस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल इज दिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द कार, ठीक है, कार का भी क्या हो जाएगा भाई साहब, एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द कार, दिस विल बी इक्वल टू एन ऑफ वॉल, जो वॉल है भाई साहब, अपॉन v प्लस v ऑफ कार अपॉन v, क्योंकि नीचे भाई साहब यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस वी ऑफ वॉल होना चाहिए, वॉल की वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया भाई साहब आपका। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितनी हो जाएगी, एन नॉट वी माइनस वी ऑफ कार, वी प्लस वी नॉट ऑफ कार, मतलब यहाँ पे एन ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एन ऑफ वॉल कितना आया है, एन नॉट इंटू वी माइनस वी ऑफ कार, तो आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू एन नॉट, दैट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, इनटू वी प्लस वेलोसिटी ऑफ कार अपॉन भाई साहब ये हो गया वी, ठीक है, क्योंकि हमने इस एन वॉल को एक्सपैंड किया है, तो ये और ये भाई साहब कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, एन नॉट इंटू वी प्लस वेलोसिटी ऑफ कार अपॉन वी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ये हो जाएगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई कार है और ये कोई डेस्टिनेशन है, ये कार भाई साहब यहाँ पे एक साउंड भेज रहा है, हॉर्न भेज रहा है, और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द कार, तो जो कार में जो ड्राइवर है, ठीक है, कार में जो भाई साहब ड्राइवर है, वो कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, दिस एफरेंट फ्रीक्वेंसी विच इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द कार इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा v प्लस v ऑफ कार, ठीक है, v प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ कार अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? Okay, okay, okay. The apparent frequency depends upon the relative velocity of approach or separation. तो आपका भाई साहब कितने, ये relative velocity of approach है और ये relative velocity of separation है. If the source of sound moves, there will be an apparent change in the frequency due to apparent change in the wavelength of the wave. Thus, the relative speed of the sound wave remains the same. ठीक है? If the observer moves, there will be an apparent change in the frequency due to the change in the speed of sound wave relative to the observer. Then the wavelength of the sound wave remains the same. Okay, जैसे यहाँ पे देखो, two cars moving in opposite directions है,
there are two cars which are moving in opposite directions approach each other with a speed of 22 मीटर पर सेकेंड. ये है 22 मीटर पर सेकेंड और ये आपका 16.5 मीटर पर सेकेंड. इफ द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार, ये भाई साहब एक हॉर्न, ठीक है, इज ब्लोइंग अ हॉर्न हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज. तो इसका भाई साहब 400 हर्ट्ज है. तो इसका फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितना है, फर्स्ट कार का है भाई साहब 400 हर्ट्ज. ठीक है. देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार. वेलोसिटी ऑफ साउंड भाई साहब कितना दिया हुआ है. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट कार कितना दिया हुआ है भाई साहब 22 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ द सेकंड कार कितना दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ द हॉर्न मतलब फ्रीक्वेंसी एनओ, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 400 हर्ट्ज. तो यही हो जाएगा भाई साहब वेलोसिटी ऑफ सोर्स, मतलब साउंड का सोर्स कौन हो गया, ये वाला है ना. ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स. भाई जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वही सोर्स कार हो जाएगा. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार which is blowing the horn and the velocity of the car which is blowing the horn is 22 मीटर पर सेकेंड. अभी वेलोसिटी ऑफ द कार which is approaching, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर. ठीक है. इसका कितना हो जाएगा बोलो 16.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, ये हो गया आपका 400 हर्ट्ज. 400 हर्ट्ज. ठीक है. आपका भाई साहब वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है. ठीक है. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज हाउ मच 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. क्लियर है भाई साहब 340 मीटर पर सेकेंड. अभी आपसे पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार. एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना भाई साहब. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो. एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलो, एन ओ इंटू, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या क्या, वी 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 माइनस वी नॉट अपॉन, हाँ अप्रोच कर रहे हैं ना भाई साहब, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, माइनस होगा ना ये. भाई दोनों अगर एक दूसरे की तरफ होंगे सेम डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे, अरे अरे कहाँ चलेगा भाई साहब, अगर सेम डायरेक्शन में, if both the source and the listening are moving in the same direction we get v plus v naught, and if the in the opposite direction then v minus v naught. ऊपर भाई साहब v naught ही होगा. ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा, दिस विल बी v प्लस, नहीं v माइनस v नॉट अपॉन v प्लस vs है ना, ये होगा भाई साहब. ओके. तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे 400. ठीक है. v वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है आपको कितना 340 मीटर पर सेकेंड. v नॉट की वैल्यू कितनी है भाई साहब, v नॉट की वैल्यू है 16.5. ठीक है. अपॉन 340 प्लस vs की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 22. ठीक है. क्लियर है. क्या हो गया, बोल बोल बोल, अरे बोल ना, क्या बोल रहा है ये, कुछ चेंज करना है यहाँ पे नहीं. ओके. करो भाई साहब इसको जरा, बट मैं नहीं करने वाला. चलो जल्दी जल्दी करो फटाफट. देखो ये देखो 340 प्लस यही है ना, नहीं रे, v प्लस वी नॉट, हाँ v प्लस होगा. फिर वहां पे गलत लिखा है भाई साहब, ये एक्चुअली में सही है. एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन वाला सीन है. हम्म. यहाँ पे भाई साहब आपका ये गलत है. if both source and listener are moving in the same direction this will be v minus और v plus, और ये v plus और v minus होगा. ठीक है. if both the source and the listener are moving in the same direction then this will be the velocity, and if both the listener and the source are moving in opposite direction then this will be the, ठीक है. ओके. तो ये हो गया आपका 340 प्लस 16.5 और 340 माइनस 22 अप्रोक्सीमेटली 448 हर्ट्ज. ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब इसको करना है 60 डिग्रीज है.
हाँ, ढापो ढापो तुम। ओके, एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, देखो एन, ठीक है, वी प्लस वी नॉट, वी माइनस वी एस, ठीक है। ओके, दोनों यहाँ पे भाई साहब आपका वी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एन एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है। एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये मूव क्या कर रहे हैं, मतलब अगर मैंने मान लिया कि ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, लेट्स से वी नॉट की स्पीड से, और ये है, ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो कितना होता है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपॉन वी प्लस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट। अभी यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू मतलब ऑब्जर्वर की वैल्यू 0 है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे भाई साहब, एन ओ, ये वी अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइन ज्वाइनिंग द टू, इसकी वैल्यू कितनी है, वी एस कॉस 60, ठीक है, सिंपल। तो आपका भाई साहब हो गया एन नॉट, ये हो गया वी, वी माइनस, यहाँ पे आपका भाई साहब होगा वी एस कॉस 60, ये वी एस कॉस 60 हो जाएगा भाई साहब, इस डायरेक्शन में भाई साहब 60 डिग्री का एंगल लेंगे, तो ये एन नॉट की वैल्यू भाई साहब डालेंगे अपन, ये कितना दिया हुआ है 100, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अ सोर्स एस एमिट्स वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 100, ठीक है। अ सोर्स इज विद अ स्पीड ऑफ 19.4 मीटर पर सेकंड, अ सोर्स, तो आपका वी एस की वैल्यू कितनी है, 19.4 मीटर पर सेकंड, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है भाई साहब 60 डिग्री का, ठीक है, विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन, द ऑब्जर्वर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है भाई साहब 0, ठीक है। What is the apparent frequency? तो apparent frequency when both are moving towards each other. Apparent frequency भाई साहब कितनी हो जाएगी? When both are moving towards each other, then it will be what? बोला 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 जल्दी से बोला. This will be equal to n naught into v v plus vs ना? हाँ, v plus vo अपॉन v माइनस vs, ये फॉर्मूला है भाई साहब आपका, ठीक है, ओके। अभी इस केस में v0 भाई साहब आप डाल दीजिए वैल्यूज, n नॉट की वैल्यू हो गई 100, v की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, v की वैल्यू हो गई भाई साहब 330 दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 330, तो इसको लिखेंगे अपन कायदे से 330, v नॉट की वैल्यू हो गई 0, v की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 330 माइनस vs की वैल्यू, मतलब ये हो गया आपका 19.4, 19.4, 19.4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, हाँ ये हो जाएगा आपका cos 19.4 इंटू भाई साहब कितना हो जाएगा cos 60, cos 60, ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है, 330 माइनस 19.4 इंटू cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, तो ये हो गया 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 100, ये हो गया आपका भाई साहब 330, 330 माइनस 9.7, ये हो जाएगा आपका 330 माइनस 9.7, ये हो गया 0, 7 प्लस 3 होता है 10, 9 से 9 गया 0, ये हो गया 2, 320.3 है ना भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका 320.3, 320.3, लागू करते हो कि नहीं यार, ओके, गड़बड़ वाला वैल्यू है भाई साहब ये, नहीं बढ़िया है, लॉग टेबल लाए हो, नहीं मतलब गैर गुजरे लोग हैं भाई साहब ये, 103 हर्ट्ज आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 103 हर्ट्ज, इससे तो आपका साउंड का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ सवाल हमने छोड़ दिए थे, तो चलिए गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये तो कर सकते हैं भाई साहब अपन, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया हुआ है 300 एट एनटीपी, एनटीपी मतलब नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या होता है नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, 273 केल्विन, ओके, 273 केल्विन, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर
1 एटमॉस्फेयर मान सकते हैं, या 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया भाई साहब प्रेशर। ठीक है, और टेम्परेचर ये हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट एनटीपी इफ द डेंसिटी इज 1/16 दैट ऑफ एयर। ठीक है, अपन ने भाई साहब देखो क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस वेलोसिटी अपॉन डेंसिटी। इसमें गलती है क्या, ये आपका क्या कौन से थ्योरम से है, ये किसने दिया था, ये न्यूटन का था भाई साहब। लेकिन न्यूटन में करेक्शन किया किसने, लैपलेस ने। लैपलेस ने जब करेक्शन किया तो उन्होंने गामा का फैक्टर ऐड किया भाई साहब, तो गामा इंटू पी बाई डेंसिटी, तो ये हो गया आपका भाई साहब गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, क्लियर है। नाउ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो आपका आर टी और मॉलिक्यूलर वेट, देखो आपका आर टी, आपका यहाँ पे देखो पीएच अपॉन, ठीक है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ एयर, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ये आपका प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ एयर, और इधर भाई साहब आपका प्रेशर ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना, गामा ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और अगर मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ एयर तो ये हो जाएगा गामा ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो अगर अपन करते हैं वी एच बाई वी एयर, तो ये आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल। ठीक है, दैट विल बी पी एच, ठीक है, पी एच बाई, ये हो गया पी एच बाई पी एच बाई पी ए, और ऊपर चला गया भाई साहब आपका रो ए इंटू रो एच, रो ए इंटू रो एच। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, पी एच बाई पी ए रो एयर अपॉन, ये रो मतलब हो गया आपका डेंसिटी, और रो ऑफ हाइड्रोजन मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अभी जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है वही प्रेशर ऑफ एयर है, क्यों, एसटीपी है। देखो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8 एनटीपी, ये इसका, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी एनटीपी पे लिया है और एयर भी आपने एनटीपी पे लिया है, मतलब एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे दोनों को लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बोथ आर एट एनटीपी, नॉर्मल कंडीशंस या स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हेंस दे बोथ गेट कैंसिल्ड। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, तो अभी आपका भाई साहब वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर इनटू डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो गया 332। ये हो गया डेंसिटी ऑफ एयर, दैट इज कितना हो गया भाई साहब आपका डेंसिटी ऑफ एयर। देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है भाई साहब, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, तो अपन इस रेशियो में क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा 332 इंटू अंडर रूट ऑफ 16, दैट गिव्स यू हाउ मच 332 इंटू 4, ये हो गया 2 4 8, 3 4 12, 3 4 12, 113, तो ये आंसर आ जाएगा भाई साहब आपका 1328 मीटर पर सेकेंड। तो दिस विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन विच हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नियॉन टू दैट ऑफ वाटर वेपर एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आपका भाई साहब कोई भी टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नियॉन, और ऑब्वियसली वाटर वेपर का अगर आपको नहीं भी दिया होता तो आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना, अगर यहाँ पे नहीं दिया रहता तो कैसे कैलकुलेट करते थे भाई। H2O है, H2AO का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, हाँ 18, तूने अभी इसके पहले 12 बोला ना, झूठ मत बोल, 1 + 1 + 16 नहीं बोला था। वाटर का हो गया भाई साहब 18 एटॉमिक मास यूनिट, 18 एटॉमिक मास यूनिट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, 18 ग्राम एटॉमिक मास, और यही ग्राम एटॉमिक मास किसका मास होता है भाई साहब आपका 1 मोल, तो ये हो गया 1 मोल का कितना मास हो गया भाई साहब 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 18 ग्राम होता है भाई साहब 1 एटॉमिक, ओके, तो आपका 18 ग्राम हो गया। अभी अगर मुझे इसको केजी में, तो इसका मतलब 1 मोल का कितना मास हो गया 18 ग्राम, है ना 1 मोल का, तो अगर मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो भाई साहब क्या करना है 18 इंटू 10⁻² केजी पर मोल, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो जाएगा वाटर का, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, अगर ये नहीं भी दिया रहता तो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। ठीक है, फिजिक्स का सवाल है इसलिए आपको ये दिया हुआ है, केमिस्ट्री का सवाल हुआ तो ये नहीं दिया होता। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नियॉन, ये भी आपको आना चाहिए, नियॉन का एटॉमिक मास कितना होता है 2 लेते हैं ना अपन, है ना, तो आपका इसको 2 एटॉमिक मास यूनिट,
कन्वर्ट करो इसको तो 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर इसको मुझे केजी में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 10⁻³ केजी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। हाँ नहीं, हीलियम नियोन, हाँ सॉरी नियोन का 20 होगा ना, हाँ 20 ग्राम, 20 ग्राम तो 20 इंटू 10⁻³ होगा, दैट विल बी 2 इंटू 10⁻²। यहाँ पे 2.02 दिया हुआ तो वो लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। यहाँ पे 2.02 साथ में दे दिया, ऐसे होना चाहिए 2। इन टर्म्स, तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, अभी आप देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट में देखो, अगर मैं इसको उठाऊं इस वाले फॉर्मूला, पिछला वाला सवाल किया हमने इस वाले फॉर्मूले के साथ, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के साथ आपने प्रेशर ऑफ लिया, प्रेशर और डेंसिटी का मामला निचोड़ा, ठीक है। अभी इस वाले में आप यू विल बी टेकिंग दिस वन, ठीक है। तो आपका भाई साहब वेलोसिटी ऑफ नियॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन नियॉन, ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नियॉन, है ना, ये हो जाएगा आपका गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो अभी देखो भाई साहब यहाँ पे गामा ऑफ ये नियॉन है और गामा ऑफ ये वाटर वेपर है, ठीक है। गामा ऑफ नियॉन है और ये गामा ऑफ वाटर वेपर है। तो नियॉन आपका क्या है भाई साहब, मोनो एटॉमिक, और इसके लिए आपका गामा का वैल्यू कितना होता है, मैंने बोला था भाई साहब 5/3 होता है, ठीक है। और आपका H2O क्या है, नहीं, दो तो हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया, इट्स अ ट्राई एटॉमिक गैस, ठीक है। वाटर वेपर इज पॉली, देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है, एक होता है मोनो एटॉमिक का, एक होता है डाई एटॉमिक का, जो अपन ने लिखा हुआ है। मोनो एटॉमिक का कितना होता है गामा 5/3, ठीक है। डाई एटॉमिक का याद रखिए 7/4। इसके बाद हम ट्राई टेट्रा ऐसा नहीं लेंगे, सीधा पॉली एटॉमिक कर देंगे, 7/5, 1.4 आता है ना, ठीक है, 7/5, ये 5/3, हाँ 5/3 और ये 7/5, ये किसका है भाई साहब, डाई एटॉमिक का, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक के बाद हम ट्राई एटॉमिक टेट्रा एटॉमिक ऐसा नहीं लेंगे, सीधा पॉली एटॉमिक घोषित कर देंगे, ठीक है। और पॉली एटॉमिक का कितना होता है भाई साहब, पॉली एटॉमिक मतलब हो गया आपका 4/3, ये लिख लीजिए भाई साहब, गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस इट इज 5/3, गामा फॉर डाई एटॉमिक इट इज 7/4, और यहाँ पे डाई से ज्यादा, ठीक है, फॉर ग्रेटर देन 2 that is polyatomic, polyatomic it is how much, for polyatomic it is 5/3। यहाँ पे आप हाँ कुछ बोल रहे हो क्या, वाटर है, वाटर देखो, वाटर क्या है, H2O है, तो दो दो एटम्स हो गया आपके हाइड्रोजन का और एक एटम हो गया आपका ऑक्सीजन का, तो कितने एटम्स हो गए, 3, मतलब पॉली एटॉमिक हो गया। तो वाटर का भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, गामा वाटर विल बी हाउ मच, 4/3। अब कर लो, ये आर और ये आर दोनों का सेम होगा, ये तो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर और टेम्परेचर, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है फार 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 एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर मतलब टी आपका कॉमन है भाई साहब, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी गामा ऑफ नियॉन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नियॉन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O अपॉन गामा ऑफ H2O। गामा ऑफ नियॉन यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका, गामा ऑफ नियॉन, नियॉन एक नोबेल गैस है और नोबेल गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उनको भाई साहब किसी से कॉम्बिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और कोई गैस अगर इंडिपेंडेंटली एक ही एटम में एग्जिस्ट करती है तो उसको अपन मोनो एटॉमिक बोलेंगे। तो ये आपका गामा ऑफ नियॉन मोनो एटॉमिक भाई साहब कितना हो जाएगा, 5/3, ठीक है। और ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नियॉन, ये कितना हो गया भाई साहब आपको दिया हुआ है, अरे किधर गई, 2.02 इंटू 10⁻²। देखो इसीलिए, क्योंकि ये केजी पर मोल दिया हुआ है इसलिए इसको भी कन्वर्ट करना पड़ा है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है भाई साहब, 18 इंटू 10⁻², ठीक है, अपॉन वाई ऑफ H2O ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, तो ये हो गया आपका 4/3। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 10⁻² और 10⁻² कैंसिल हो गया, अप्रोक्सीमेटली भाई साहब कितना आ गया, देखो यहाँ पे आ गया आपका 5
ऊपर भाई साहब कितना हो जाएगा 2.02 है ना, 2.02 10 रेज टू माइनस, ये कितना था भाई साहब 18 इंटू 18 ग्राम, 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 होगा ना ये, तो 1.8 होगा ये, है ना, 1.8 इंटू 10 रेज टू -2, और इधर है आपका 2 इंटू 10 रेज टू -2, अप्रोक्सीमेटली भाई साहब आ जाएगा ये 0.9, है ना। तो ये आ गया आपका भाई साहब कितना, ये 3 और 3 कैंसिल, 5 इंटू 0.9 अपॉन 4, है ना, कितना कुछ आ जाएगा भाई साहब, 5/4, ऊपर 1.8 है और ये 2.02 है, ठीक है, आपका अप्रोक्सीमेटली 1.005 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। ये लिख लीजिए, ये आपके इसमें काम आएगा। साउंड इज कैरेक्टराइज, ये तो आपने देखा भाई सब, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच साउंड इज सेड टू बी हाई और लो डिपेंड्स अपॉन द शेप, एंड द क्वालिटी ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच साउंड इज सेड टू बी हाई और लो, ये आपका लाउडनेस है बेसिक। तो लाउडनेस के हिसाब से हम किसी साउंड को बोलेंगे लो साउंड है या हाई साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब शेप एंड साइज ऑफ द सोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड अकॉर्डिंग टू वेबर फेशनर, ठीक है, द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, इसका कोई डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। लाउडनेस और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ 10 और ये इंटेंसिटी आई, ठीक है। मतलब आप क्या करेंगे, जो भी इंटेंसिटी होगा साउंड का उसका लॉग टेबल में वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि लॉग बेस्ड 10 है, ठीक है। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ 10 आई, ये वेबर फेशनर का इक्वेशन है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ एनी साउंड इज बेसिकली लॉग ऑफ इट्स इंटेंसिटी टू बेस 10, ठीक है। अगर आपका लाउडनेस समझ लो एक में L2 है और एक में भाई साहब L1 है, ठीक है, L2 माइनस L1, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा L, ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वर्गमूल कोएफिशिएंट लाउडनेस ऑफ ये क्या है भाई साहब, नहीं ये गलत है, ठीक है, इसको याद रखिए भाई साहब, दैट इज मोर देन एनफ, ओके। डेसिबल, डेसिबल वैल्यू ऑफ साउंड मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेसिबल वैल्यू, ठीक है। फॉर 0 डेसिबल, 0 डेसिबल लाउडनेस इंटेंसिटी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड हियरिंग, मतलब कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा या बहुत फीबल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं 0 डेसिबल ऑफ साउंड, दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड हियरिंग। तो ये हो गया भाई साहब आपका आई नॉट, ठीक है। L2 माइनस L1, भाई साहब ये देखो चिल्ला रहा है थोड़े से, तो ये आपका 0 डेसिबल हो गया, यहाँ पे जोर से चिल्ला रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू डेल्टा L, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा 10 log ऑफ 10 I2 माइनस I1 होगा, जिसको अपन I2 बाई I1 लिख सकते हैं, ठीक है। L2 माइनस L1, L1 की वैल्यू यहाँ पे हम लाउडनेस यहाँ पे क्या ले लेंगे भाई साहब 0, तो ये हो गया L माइनस 0 इज इक्वल टू 10 log ऑफ 10, ये भाई साहब I2 मतलब जो आपका नया इंटेंसिटी है, और ओरिजिनल इंटेंसिटी को अपन क्या लिखते हैं, जो 0 डेसिबल है उसकी इंटेंसिटी को अपन क्या लिखते हैं, आई नॉट, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 10 log ऑफ 10 I अपॉन आई नॉट, ये I इज इंटेंसिटी, न्यू जो इंटेंसिटी है, और ये भाई साहब क्या है, इंटेंसिटी एट 0 डेसिबल, इंटेंसिटी एट 0 डेसिबल, ठीक है। ये इक्वेशन लिख लीजिए भाई साहब, वेर आई नॉट की वैल्यू जनरली होती है आपकी कितनी, 10 रेज टू माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी होती है आपका पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी होता है आपका भाई साहब पावर अपॉन एरिया, पावर का यूनिट होता है वॉट और ये होता है मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो L इज इक्वल टू लाउडनेस इज इक्वल टू 10 log ऑफ 10 I अपॉन आई नॉट, ठीक है। आई नॉट भाई साहब 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0 डेसिबल, एंड आई नॉट इज इक्वल टू 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 120 डेसिबल, ये आपका नॉन टॉलरेबल है, ठीक है। 120 डेसिबल इज नॉन टॉलरेबल। कौन कौन सी चीजें नॉन टॉलरेबल हैं, कार हॉन्किंग नॉन टॉलरेबल है, 120 डेसिबल से ज्यादा है, ठीक है। आपके जितने भी लाउड स्पीकर बजते हैं, सुषमा पाटिल, ठीक है, ये सब भाई साहब आपका नॉन टॉलरेबल है, जितने भी लाउड स्पीकर आपके बज रहे हैं सब नॉन टॉलरेबल है, 120 डेसिबल से ज्यादा है। These are supposed to cause anxiety, these are supposed to increase the blood pressure, these are supposed to cause hypertension। आपको अंदाजा भी नहीं है कितने सारे डिजीजेस इससे कोरिलेटेड है। सबसे बड़ा आपका मेंटल जो है उसमें ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है।
ऑन अ वेरी लॉन्ग रेंज, जैसे ये जो आपका ये फैब्रिकेशन वाले काटते हैं, वो भी भाई साहब आपका 120 डेसिबल टच हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है। जो उतने भी फैब्रिकेशन वाले हैं, आफ्टर देयर 40s और 50s वो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सारा टाइम वही काम कर रहे हैं, उनका हियरिंग फ्रीक्वेंसी चला जाता है, दे आर नॉट एबल टू हियर इट एनीमोर। ठीक है, तो ये हो जाता है भाई साहब, दिस इज नॉन टॉलरेबल। ठीक है, दिस इज गोइंग टू कॉज यू एंग्जाइटी, दिस इज गोइंग टू कॉज यू स्ट्रेस, एवरीथिंग। और हम इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आपका एल का वैल्यू भाई साहब क्या है, 10 log 10 आई बाई आई नॉट। एक है हमारे भाई साहब गडकरी साहब, वो हाईवे पे हाईवे बनाए जा रहे हैं, मतलब ठीक है, अच्छी बात है हाईवे बना रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियों पे रोक टोक लगनी चाहिए। तो एक फैमिली में आज की तारीख में 10-10 गाड़ियां हैं भाई साहब। ठीक है, थूकने भी जाते हैं लोग तो गाड़ी लेकर जाते हैं, तो इट्स बेसिकली क्रिएटिंग अ ह्यूज डेसिबल। ठीक है, ये जो डेसिबल है धीरे धीरे नॉन टॉलरेबल हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े आपके इको सेंट्रिक कंट्रीज हैं, दे हैव मैनेज टू मेक देयर कार्बन लेवल्स एज नेगेटिव बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स। हमारे यहाँ पे अभी देखो, गवर्नमेंट को भी हम पूरा पूरा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग है, ये बहुत पैसे वाला काम है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को पैसा मिलता है, इसीलिए गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कार्स मैन्युफैक्चरिंग में को प्राथमिकता देती है। दूसरे सारे कंट्रीज में अब ये डाउन चल रहा है, स्पेशली स्विट्जरलैंड में तो कभी सक्सेस हुआ ही नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि भाई साहब वहां पे आप गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन लाइसेंस लेते लेते आपके जूते घिस जाएंगे। ठीक है, आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे तो लोग डिस्करेज हो जाते हैं। पीपल यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उमदा है वैसा, ऐसा धक्कम धुक्की मारा मारी नहीं है हमारी तरह। ठीक है, तो हम चारों तरफ से फंसे हुए हैं, हमारा मूल प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट कोई भी स्कीम सक्सेसफुली लॉन्च कर ही नहीं सकती है। हम यहाँ पे भाई साहब बात कर ही नहीं सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल की, पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका भाई साहब लाउडनेस क्या हो जाएगा, 10 log 10 आई बाई आई नॉट। आई की वैल्यू भाई साहब कितनी है, आई की वैल्यू हो गई इंटेंसिटी, और आई नॉट की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू है बेसिकली थ्रेशोल्ड ऑफ इंटेंसिटी। और दूसरी बात ये है कि छोड़ो, मतलब आपका जो मीडिया है वो फालतू की चीजों में लपेटे जा रहा है हमको, और हम भी लपेटे जा रहे हैं, मतलब। और मैं रोज घर जाता हूँ, देखता हूँ पापा देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, क्या ही न्यूज देख रहे हैं भाई साहब। मैं अगर वहां पे 5 मिनट भी बैठ जाता हूँ ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि दिमाग में कोई तलिया डाल रहा है ना। इट्स सो सो इनटॉलरेबल एक्चुअली में। ठीक है, आप भाई साहब डेवलपमेंट की बातें कुछ है ही नहीं, न्यूज में डेवलपमेंट की बात ही नहीं, काम मस्जिद, काम मंदिर, मारा मारी, ये यही चल रहा है भाई साहब। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रोपोगेट? आप भाई साहब कैसे इस नेशन को डेवलपमेंट की तरफ आप लेकर जाएंगे? आपको मालूम भी है क्या, आज की तारीख में एनर्जी कंजर्वेशन एक ऐसा फैक्टर हो गया कि ये जो गाड़ियां जा रही हैं हाईवे में, अगर आप यहाँ पे एक बम्पर ऐसा लगा दें, इस बम्पर से एनर्जी जनरेट हो सकती है। ये जो साउंड आप पढ़ रहे हैं, धड़ाम धड़ाम, बस अब ये जो गाड़ियां जा रही हैं, इतने बड़े बड़े टैंकर्स हैं, इतने बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं, ये जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, इस वाइब्रेशन से आप बेसिकली एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये जो आपके छोटे छोटे, आपने अगर भाई साहब यहाँ पे बम्पर्स रख दिए, दैट कैन जनरेट a ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम क्यों ही उसको वेस्ट जाने दें, उससे हम काफी सारा एनर्जी, कौन ये सब बातें करेगा भाई साहब? हम डेवलपमेंट की बातें करते ही नहीं है, हम साइंस सेंट्रिक हो ही नहीं पा रहे। आज 2000 वर्ष हो गया हमको, हमारे कंट्री का निर्माण होकर। मैं 1947 से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सभ्यता से हम कम से कम 2000 सालों से जुड़े हुए हैं, बट वी आर स्टिल नॉट एट अ पॉइंट ऑफ अराइवल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनैलिटी या साइंस। हम वही वैसे मुद्दों को लेकर बैठ रहे हैं, और धीरे धीरे वही मानसिकता भी वही होती जाती है। ठीक है, लाउडनेस आपका भाई साहब, ये सब आपका पेपर पे धरा का धरा रह जाएगा। आप जब कल अपने आप को लॉन्च करेंगे मार्केट में, आप भी उसी स्ट्रीम में, आप भी उसी दौड़ में, आप भी उसी भीड़ में। ठीक है, ये क्या होता है रे, कुछ पढ़े थे हम, एग्जाम देने के लिए पढ़े थे भाई साहब। ठीक है, ओके। फाइंड साउंड इंटेंसिटी ऑफ 70 डेसिबल लाउडनेस। आपको मालूम है, जब आप कोई फंक्शन करते हैं और आपको लाउड स्पीकर के लिए पुलिस स्टेशन में आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म में लिखा होता है कितना डेसिबल अलाउड है। किसको मालूम है कितना डेसिबल अलाउड है? ठीक है, देयर इज एन अलाउंस लिमिट। आप भाई साहब उतने डेसिबल तक ही माइक्स या जो जो भी चीजें आप प्ले करने वाले हैं, आपके पार्टी वगैरह में जो लगाने वाले, वो लिखा होता है फॉर्म में बाकायदा, लेकिन किसी को नहीं मालूम है। पुलिस वाले भी ठप्पा मार के दे देते हैं आपको, आप चलाइए वैसा। ठीक है, ओके। फाइंड साउंड इंटेंसिटी ऑफ 70 डेसिबल लाउडनेस।
तो आपका एल का वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा 10 log 10 आई बाई आई नॉट, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब ये साउंड आपका 70 हो गया, ये हो गया 10, ठीक है, log 10, और ये हो गया आपका आई अपॉन आई नॉट, ठीक है, आई अपॉन आई नॉट, ठीक है, आई अपॉन आई नॉट। ये हो गया भाई साहब आपका 7, दिस इज 7, दिस इज इक्वल टू log 10 आई बाई आई नॉट, ठीक है। अभी एक चीज समझो यहाँ पे, देखो इस चीज को बार बार रिपीट करते रहना, कभी आप लॉग पे लेकर कंफ्यूज होंगे ना, तो इस चीज को रिपीट करते रहना। जैसे आप अगर यहाँ पे लिख रहे हो ना 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, इसको लॉग में कैसे लिखोगे? लॉग बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3, ठीक है भाई साहब। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है 10, लॉग बेस 10, तो इस 10 को ले लो, और क्यूब, क्यूब क्या हो जाएगा भाई साहब ये वाला, तो 10 रेज टू 7 इज इक्वल टू आई बाई आई नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, 10 क्यूब 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मतलब आपका अगर कोई इस फॉर्मेट में रहेगा, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फॉर्मेट रहेगा तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास फिलहाल ये फॉर्मेट है, कौन सा? देखो log 10 आई बाई आई नॉट, तो 10 रेज टू 7, 10 रेज टू 3 इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1 बाई आई नॉट, आई बाई आई नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आई की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 10 रेज टू 7 इंटू आई नॉट, ठीक है। वेबर फ्रेशनर का इक्वेशन है, इस पे कंपटीशन लेवल पे आपके सवाल बनते हैं, ठीक है, कंपटीशन लेवल पे आपके सवाल बनते हैं। जैसे व्हाट इज चेंज इन लाउडनेस इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो चेंज इन लाउडनेस मतलब L1 L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा भाई साहब, 10 log 10, इसका भाई साहब I2 माइनस 10 log 10 और I1 है कि नहीं, ये भाई साहब L2 का वैल्यू हो गया, ये L1 का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो आपका डेल्टा L कितना हो जाएगा भाई साहब, आप ले लो यहाँ पे 10 log 10, 10 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये हो गया log 10, log 10, और ये log a माइनस log b है, तो मतलब I2 बाई I1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे दिया रहा है व्हाट इज द चेंज इन द लाउडनेस, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 10 10 10 log, ठीक है। आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो 10 आई अपॉन आई, ये कैंसिल ये कैंसिल, log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, आई log 10 बेस 10 भाई 1000। अच्छा जी, हाँ 3 4 5 जो नंबर मन में आए। अरे भाई साहब कभी भी आपका log ए ऐसा रहेगा तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, भाड़ में जाए 10 20, अगर भाई साहब यहाँ पे 10 है, इधर 10 है तो 1, 20 है 20 है तो ये 1, 3 है 3 है तो 1, ठीक है, समझे? ओके, तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या है, log 10 10। तुम लोग log टेबल से भाई साहब कतराते हो, घबराते हो, पता नहीं जो भी है तुम्हारा। मैं बोल रहा हूँ स्टेट बोर्ड वालों को तो एक या दो पेचीदा सवाल ऐसे आएंगे जो बिना लॉग टेबल उठाए तुम फिजिक्स में कर ही नहीं सकते। बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, किससे भाग रहे हो तुम? ये सब तो बेसिक चीजें हैं, सीखना है सीखो, आपको अगर डाउट है इसमें तो पूछिए। मैं सिर्फ लॉग का ही एक क्लास ले सकता हूँ जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, और इसलिए मैं उस दिन जब वहां पे कर रहा था मैंने आपको बोला कि आप बुक्स लाओ, बुक्स लाओ तो आपको थोड़ी बहुत लॉग की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको लॉग से सवाल करना कैसे है, कितना भागोगे भाई साहब तुम, मुंह के बल गिरोगे जब ये सवाल आएंगे तुम्हारे एग्जाम्स में, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, भागने से नहीं होगा, इस चीज को सीखना पड़ेगा। तुम कितना कैलकुलेशन कर लोगे भाई, लंबा लंबा ये कैलकुलेशन कहाँ कहाँ से कर लोगे, और तुम्हारा स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग अ मिस्टेक इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स मोर इन दीज केसेस, ठीक है। तो प्लीज घबराइए नहीं, उस चीज से करना है उस चीज को 10, ठीक है। आपका भाई साहब सीबीएसई में नहीं आता है लॉग रिलेटेड, ठीक है, लॉग रिलेटेड कंपटीशन में भी नहीं आता है, लेकिन स्टेट बोर्ड में आता ही आता है। हर बार मैंने देखा एक सवाल रहेगा जिसको बिना लॉग किए करना लगभग असंभव है। आप अप्रोक्सीमेशन से एक आंसर ला सकते हैं, बट देन इफ यू हैव अ स्कोप टू लर्न इट नाउ प्लीज डू इट, ठीक है। तो आपका डेल्टा एल का वैल्यू आपका भाई साहब कितना हो जाएगा 10 dB। सीबीएसई में लॉग तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा पेचीदा दिया रहता है, जैसे आपको दिया रहेगा log 2, इसकी वैल्यू है 0.414, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा दिया है। अभी आपका भाई साहब कोई आंसर आ रहा है ऐसा 8 क्यूब, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे इसको कैसे करना है क्या करना है, तो आप क्या करोगे भाई साहब 3 log 2 ऐसा करने, 3 log 8 है ना, सॉरी 8 क्यूब है, तो आप भाई साहब इसको क्या करोगे 2 क्यूब और फिर 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 राइट, तो आप इसको लिखोगे 9 log of 2। इस तरह से तो करना पड़ेगा ना भाई साहब, कहीं ना कहीं फंसोगे, तो इस तरह के वैल्यूज होंगे। ओके, तो आपका डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 10 dB।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? डेसिबल लेवल है ये भाई साहब, 10 डेसिबल। The power of a sound from a speaker is 27 megavolts. ठीक है? By turning the knob of the volume, the power of the sound is increased to 270 milliwatts. ठीक है? ये आपका milliwatts 27 milliwatts है, ये 270 milliwatts हो गया. The power increase in decibel levels. तो आपका देखो डेल्टा एल की वैल्यू, देखो आपका डेल्टा एल क्या है, 10 log 10 I2 by I1 अभी तक आप करते आ रहे थे, है ना? अभी I जो होता है वो क्या होता है भाई साहब, पावर अपॉन एरिया। अगर आपका एरिया कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पावर। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। इंटेंसिटी होता क्या है, पावर अपॉन एरिया। तो अगर आपका भाई साहब एरिया कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 log 10 और ये हो गया P2 by P1। ठीक है? ओके, कर लो भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी 10 log 10। P2 की वैल्यू कितनी हो गई, 270 by 27। ये हो गया भाई साहब आपका 10। तो ये हो गया 10 log 10 10। ये हो गया भाई साहब, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, 10 डेसिबल्स। आर वी क्लियर? Okay, that would be it from my end. Thank you so much for